जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारथी यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच में क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फिल्म को लेकर आया हूं। और आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके स्टोरी को जानेंगे, फिर इसके समरी को जानेंगे और अगले पार्ट में MCQ और इसके क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और समझिए बारीकी से, एकदम सटीक एवं आसान शब्दों में अपने चैप्टर को। आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन। यानी दोस्तों आपका अंतिम चैप्टर। आपका अंतिम चैप्टर नहीं है, आपका चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन। तो दोस्तों, अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम लोग कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक कौन थे, लेखक क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो लेखक का जो नाम है एल्फोनिस डाउट है। ठीक है दोस्तों, और ये वाज ए फ्रेंच एल्फोनिस डाउट वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह जो है एक नॉवलिस्ट थी और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी कहानी लिखने वाली लेखक थे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बिना लेट किए इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं टॉपिक पे, ताकि कम समय में जल्द से जल्द पूरे चैप्टर को हम लोग समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग escapely because Hamel has said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. कहता है I start for a school very late that morning and was in great need of scolding. मैं उस प्राप्ता स्कूल के लिए काफी देर से चला। अरे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ही लेट से चला। डेट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, और मुझे मन में डर भी था, किसका? डांट पड़ने का, डांट खाने का डर बना हुआ था। इस कैपली बिकॉज, क्योंकि, विशेषकर इसलिए कि एम हेमेल ने हमसे कहा, सेड ही वुड क्वेश्चन अस ऑफ पार्टिसिपेट, कि एम हेमेल जो वहाँ के शिक्षक थे उन्होंने हमसे कहा था कि वे हमें किद्रंत के बारे में प्रश्न पूछेंगे, पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो, और मैं कुछ नहीं जानता था। दैट फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उस शब्द के बारे में, उस सेंटेंस, उस वर्ड के बारे में, उस पार्टिसिपेट के बारे में हमें एक वर्ड भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और अपना दिन बाहर बिताने की सोची। हमने सोचा कि स्कूल नहीं जाएंगे, घर से बाहर भाग जाते हैं, कहीं खेलेंगे, दिन में बिताएंगे, फिर स्कूल छुट्टी के बाद अपने घर आ जाएंगे। फॉर ए मोमेंट लॉट आई रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, घर से भाग जाने की सोची। इट वाज सो वार्म, यह जो दिन था बहुत वार्म। सो ब्राइट, दिन कितना गर्म और खुशनुमा था। द बर्ड्स वेयर चार्मिंग एट द एंड ऑफ द वुड्स, पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड टीनी ओपन फील्ड बैक ऑफ स्वामिल द प्रोसनिया शोल्डर्स वेयर ड्रिलिंग, और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में पर्सिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब कृदंत के नियमों की अपेक्षा कई अधिक लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हुरेड अप टू अ स्कूल, किंतु मुझ में विरोध करने की क्षमता थी, मुझ में डांट खाने की क्षमता थी, और मैं स्कूल की तरफ तेजी से चल दिया। यानी इसमें एक बच्चा है, वह बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट से घर से चलता है। उसके मन में डर होता है कि स्कूल जब लेट से जाएंगे तो शिक्षक में डांटेंगे, पीटेंगे, और उसके शिक्षक उन्हें पार्टिसिपेट के बारे में कुछ प्रश्न पूछने वाले थे, इसकी डर से। और वह उस पार्टिसिपेट के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था, इसी डर से वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। फिर वह सोचा कि हम इसका विरोध कर सकते हैं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, और वे स्कूल चले जाते हैं। स्कूल बहुत तेजी से चलने लगते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं कस्बे के हॉल के समीप गुजरा तो वहां पर एक विज्ञापित पटल, यानी बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है जिस पर कोई नोटिस लिखा होता है। ठीक है, तो वहां देखा कि भारी संख्या में लोग जमा है, भीड़ लगा हुआ है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बेड न्यूज
had come from there। 2 वर्ष से जितने भी उस क्षेत्र के जितने भी बैड न्यूज आते थे, खराब न्यूज आते थे, सब उसी बुलेटिन बोर्ड उसी जगह से आते थे। The last battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping। पिछले 2 वर्षों हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। हारी गई लड़ाइयां, खेदरे जाना कमांडिंग ऑफिस के आदेश, और मैंने बिना वहां रुकते हुए मन में सोचा कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे। कहाँ चलते रहेंगे? स्कूल जाते रहेंगे। ठीक है। With his product reading, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't to go fast, Bob. You will get to a school in plenty of time." ये अब क्या बात हो सकती है? किसी ने अब तब तक जैसे ही मैं वहां से तेजी से चल सकता था, चला तो लोहार वाचर जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ व्यापक को पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से आवाज दी, इतनी तेजी से मत जाओ बच्चे। जब हम तेज जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने मुझे आवाज दिया कि इतने तेजी से मत जाओ बच्चे, तुम्हारे जाने में, स्कूल जाने में काफी समय बचा हुआ है, काफी समय बचा हुआ है। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी। हमने सोचा वो हमारे ऊपर हंस रहा है, मजाक कर रहा है। एंड रिचर्ड एम हेमेल्स लिटिल गैडर ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं हाँफते हुए एम हेवेल के छोटे बगीचे में पहुंचा। हु वाज एम हेमेल? हेमेल वाज ए टीचर। ओके। Usually when a school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great rule rapping on the table। जब वो वहां गया तो गलियां बिल्कुल सुनसान थी, सड़कें खाली थी, क्लास ऑफिस बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आज संडे की सुबह हो, रविवार की सुबह हो, बिल्कुल शांत थे। लेकिन जब बच्चे जब खिड़की से झांक कर देखा तो बच्चे सभी अपने जगह पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, और शिक्षक एक लोहे की छेड़ी के साथ टेबल पर अपने काट से दबा के बैठे हुए थे। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल टू स्टील। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉम्पिटिशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे everything had to be as quiet as Sunday morning। Thought the window, I saw my classmate। जब उसने खिड़की से क्लास की ओर झांका, अपने दोस्तों की ओर झांका, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे अपने जगह पर बैठे थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिबलर आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमेल शिक्षक जो थे अपने बाल के पास एक लोहे की स्टिक को दबाकर क्लास में टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर। मैंने धीरे से आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। यह हमको क्या होना था? दरवाजा खोलकर उन सबों के बीच में जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई बुसेड एंड हाउ फाइट आई। आप सोच सकते हैं कि मुझे कैसा महसूस होता होगा। बट नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ नहीं था। एम हेमेल saw me and sadly very kindly। जैसे मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल ने मुझे बहुत ही प्यार सने भरा हुआ शब्दों में कहा, गो टू आवर प्लेस क्विकली। जल्दी से अपने जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, वी वेयर बेगिंग विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना ही आज का क्लास स्टार्ट करने वाला था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड worn his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered that he never or expect one his impressions and prize days। शिक्षक ऐसे ड्रेस पहने हुए थे, वह ड्रेस खास करके शिक्षक उसी दिन पहनते थे जब किसी को कोई प्राइज देना होता था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित होता है कि आज क्या होने वाला है। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। जब हमने पीछे बेंच की ओर देखा जो हमेशा खाली रहता था, क्या देखता है तो देखिए अब आगे। That were always empty, the village people sitting। गांव के लोग वहां बैठे हुए हैं। Quickly like ourselves, old hours
old houser with his 3-cornered head, the former major, the former postman and the several other beside। यानी वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग बैठे थे, जैसे वृद्ध हौसर थे अपने तिकोने टोप को पहने हुए, पूर्व महापौर, पूर्व डाकपाल और इसके अतिरिक्त दूसरे एन व्यक्ति बड़ी शांति से हमारे तरह बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड और हाउसर हैड ब्राउट एंड वर्ल्ड प्राइमर थंबनेल एट द इड्ज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और हर व्यक्ति उदास दिख रहा था और हौसर अपनी प्रथम वर्णबोध की पुस्तक लाया था, वह जिसे वह किनारों से फुहरता से पकड़े हुए था और उसने अपने चश्मों से देखते हुए उस पुस्तक को अपने घुटनों पर खोल रखा था। यानी अपने इस तरह घुटनों पर रखकर अपने चश्मे लगाकर उस पुस्तक को देख रहा था। व्हिल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन बातों को देखकर हैरान हो रहा था, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड। एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गया और गंभीर और भद्र लय में जिससे वह मुझे बातें करता था बोला, सेड बोला, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह तुम्हारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट चैप्टर है। आई सेल गिव यू, I shall give you, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। That order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। कहता है बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाए, केवल जर्मन ही भाषा ही पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल से तुम्हारे स्कूल में नए शिक्षक आएंगे। दिस इज आवर लास्ट फ्रेंच लेसन, या फ्रांस भाषा की आपकी अंतिम क्लास है, अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, यह तुम्हारा अंतिम प्रेज पार्ट है। मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यान दें, आप सभी अट्रैक्टिव सब्जेक्ट पर ध्यान दें, ध्यान से सुने। व्हाट ए थंडरक्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी, ये शब्द मेरे लिए कैसे वज्रपात के समान प्रतीत हुए थे। ओह द विचेस दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओह दुरात्मा, यह वही था जो उन्होंने कस्बे के हॉल में लगा रहा था। अब जब शिक्षक ने इतनी बात बताई कि यह फ्रांस भाषा की आपका अंतिम क्लास है, अंतिम पार्ट है, तो बच्चे के दिमाग में वह बात आती है कि बुलेटिन बोर्ड पर यही बुरी खबर वहां छपी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रांसी भाषा का अंतिम सबक। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैंने मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आने उसका एक अंतिम प्रश्न होता है कि हम लोग आखिर क्यों इस भाषा में लिखना सीखा था जब इतना जल्दी से बंद होना था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे वहां रुक जाना चाहिए। ओह, मैं अपने पाठ में नहीं सीखने या पक्षियों को अंडे को ढूंढने जाने या सार पर फिसलने के लिए जाने के लिए कितना दुखी था। Elasmic birds is going sliding on the shore. My books that seem such a nuisance a while ago, so happy to carry my grammar and my history of the saints. Where were friends? Not that I could not give up, and am hamel to the idea that he was going away, that I should never see him again made me forget all about his ruler and how correctly he was. मेरी पुस्तकें जो कि थोड़ी समय के पहले ऐसे बाधा वाली प्रतीत होती थी कि इतनी भारी प्रतीत होती थी जिन्हें उठाना मुश्किल लगता था। मेरा व्याकरण, मेरा संतों का इतिहास अब मेरे पुराने दोस्त थे। यानी जो बुक था, जो बच्चों को पहले बोझ लग रहा था और धीरे धीरे उनके दोस्त बन चुके थे, जिन्हें मैं अब त्याग नहीं सकता था। अब वह उन बच्चों किताबों को नहीं छोड़ सकता था। और एम हेमेल भी विचार कि वह दूर जा रहा था कि मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। अब जब हेमेल भी उन बच्चों से दूर जा रहा था और उन्हें भी लग रहा था और बच्चों को भी लग रहा था कि अब मैं दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल पाऊंगा। इस विचार ने मुझे उसकी छड़ी वह कितना झिझकी था इन सब के बारे में भुला दिया।
पुअर मैन बेचारा, पुअर मैन मतलब यहाँ गरीब आदमी नहीं, इसका अर्थ होता है बेचारा। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the worldmen of the village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी यह इस अंतिम पाठ के समान में था। उसने ये अपने सुंदर रविवार वाले वस्त्र धारण कर रखे थे और यह मैं समझ सकता था कि गांव के बुजुर्ग लोग आखिर बेंच के पीछे क्यों बैठे। It was because they were sorry to that they had not gone to a school more. ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी उदास दुखी थे और वे ज्यादा स्कूल भी नहीं गए थे। It was their way for thanking of our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the कंट्री डेट वॉज देयर नो मोर। यह हमारे शिक्षक की उनके 40 वर्षों की विश्वसनीय सेवा के लिए धन्यवाद। यानी एच हेमेल जो थे वह 40 वर्ष से उस गांव में पढ़ा रहे थे, उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। करने का उनका तरीका था और उस देश के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करना था जो कि अब उनका नहीं रहा था। और गांव के सारे लोग इसलिए आए थे क्योंकि एच हेमेल उस स्कूल से विदाई लेने वाले थे और वह 40 वर्षों से उस ग्राम के लोगों से जुड़ा हुआ था, इसलिए गांव के लोग उन्हें विदाई देने के लिए आए थे। लेकिन वे खुशी मन से उन्हें विदाई नहीं दे रहे थे, उनका मन बिल्कुल ही उदास था। व्हिल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर माई नेम कॉल्ड, मुझे अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिलैक्स, अब मैं व्याख्या करने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle or through very loud and clear and without on mistake। मुझे उस भयानक केंद्रित के नियम को बहुत तेज और साफ बिना कोई गलती किए कहने और बनाने के लिए क्या नहीं सिखाया गया था, क्या नहीं सिखाया गया था। But I got mixed up on the first word and stood there, परंतु मैं पहले शब्दों पर अटक गया। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। लेकिन मैं पहले सब पर ही अटक गया क्योंकि उस पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द पता नहीं था और डेस्क को पकड़ कर वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर रहा था। जब वह पार्टिसिपेंट की एक भी शब्द को नहीं बोल पाया तो चुपचाप माथा नीचे करके उस बेंच पर वह खड़ा हो जाता है। उसे माथा ऊपर कर उठाने की हिम्मत भी नहीं हो रहा था। किसको? उस छोटे बच्चे को जो लेट से स्कूल पहुंचा था। आई हियर एमहेमेल से टू मी, मैंने एमहेमेल को मुझे कहते सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बेट एनफ, तुम्हें काफी बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज, देखो ये अचानक कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह, हर दिन आप अपने आप को कहते हैं वाह। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूंगा। एंड और नाउ यू सी वेयर वी आर कम आउट, और आज आपका दिन आया तो देखिए आपने क्या कर दिया। यह डेट इज द ग्रेट ट्रबलर विद एलिसियस, यह डेट द ग्रेट ट्रबलर विद एलिस, यह एलिस के लिए बहुत कष्ट का समय है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग इट टिल टुमारो, कल तक उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी। नाउ दोस फेलोज out there will have the right to say to our how is it you printed to be Frenchman and yet you can neither speak nor write our own language, but you are not the worst poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with। कहता है कि यह शिक्षा कल समाप्त हो जाएगी। यह वे व्यक्ति जो बाहर है उन्हें तुमसे यह कहने का अधिकार होगा यह कैसे है, तुम एक फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो और फिर भी तुम अपनी स्वयं की भाषा ही नहीं बोल सकते। तो आप फ्रांसीसी हो, फ्रांसीसी होने के दिखावा करते हो और आप अपनी भाषा ही नहीं बोल सकते, आप अपनी मातृभाषा ही नहीं बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हो। किंतु तुम ही सबसे बुरे नहीं हो बेचारे नन्हे प्रिंस, हमारे पास स्वयं को धिकारने के लिए बहुत सारी बातें हैं। क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी मातृभाषा नहीं लिखने जानता, बोलने नहीं जानता? मुझे धिकारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और पेरेंट्स
our parents were not exonians enough to have you learn. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे. They performed to put you to work on a farm or ate the meals so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning our lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं थे. उन्होंने तुम्हारे खेत में कारखानों में काम करने को ज्यादा प्राथमिकता दी ताकि कुछ ज्यादा धन प्राप्त कर सके, अमीर बन सके. और मैं तुम्हें भी दोष देता रहा हूँ. क्या मैंने तुम्हारे पाठ याद करने के बजाय अक्सर मैं फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? Then from one thing to another. तब तक के बाद दूसरी बात तक. M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among which us and never forget it. तब एक बात से दूसरी बात तक एम हेमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करता रहा कि यह संसार में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है. हमें इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. Because when a people are invested as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their precision. Then he opened a grammar and read us our lesson. नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राज्य को अधीन किया जाता है, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, तो यह ऐसा होता है जैसे उनके पास, मुझे यह कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था, ऐसा होता है कि उनके कगार की चाबी हो. अगर आप अपनी मातृभाषा जानते हैं, अगर आप अपनी भाषा लिखना जानते हैं, तो आप अपने देश को जीत सकते हैं. तब उसने एक व्याकरण की पुस्तक खोली, फिर उसने एक व्याकरण की पुस्तक खोलती है और हमें हमारा पाठ पढ़ाया. I was amazed to see how I understood it. All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully, and that he had never expanded everything with so much patterns. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our out hits it वन स्टॉक. मुझे यह देखकर हैरानी थी कि मुझे कितनी अच्छी तरह से समझ आ गया था. जो कुछ उसने पढ़ाया वह कितना आसान प्रतीत हुआ. मैं यह भी सोचता हूँ कि मैं इतनी सावधानी से कभी नहीं सुना था. एंड और यह कि उसने इतने धैर्य से हर वस्तु को कभी नहीं समझाया था. लगभग ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेचारा आदमी दूर जाने से जो कुछ वह जानता था हमें सब बताना चाहता था. अनिस हेमेल सोचता था, जब तक हम इसके पास हैं तब तक सारी ज्ञानें दे दें. अपने से दूर जाने के पहले फ्रेंच भाषा की सारी जानकारियां उन्हें दे देना चाहता था और एक ही प्रयास में यह सबके मस्तिष्क में डाल देना चाहता था. आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के पश्चात, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारे लिखाई के लिए एक पाठ था. डेट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस. व्याकरण के पश्चात हमारे लिए लिखाई के लिए एक पाठ था. उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई कापियां थी जिस पर सुंदर घुमावदार लिखाई से लिखा गया था फ्रेंच एलेंस, लिखा गया था फ्रांस एलेंस. They looked like little plaques floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desks. वे स्कूल के कमरे में जगह जगह लहराते हुए झंडों को तरह दिखते थे जो हमारे डेस्कों के सिर पर छड़ों पर लटके हुए थे. You ought to have seen how we were once
to work and how quick it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तुम्हें देखना चाहिए कि किस प्रकार का हर कोई काम पर लगा हुआ था और कितनी चुप्पी थी। केवल जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी वह केवल पेन के कागज पर चलने की आवाजें थी। पेन पर चलने कलम की आवाजें थी। Once some battles flew in but nobody paid any attention to them, not even to little cast one who worked right on teaching their fish hooks, as if that was fresh too. One the rope of the pigeon cooed very loud, and I thought to myself, will they make them sing in German even the pigeon? एक बार कुछ कुबेल अंदर उड़कर आए, परंतु किसी ने भी, यहाँ तक कि सबसे छोटों ने भी, जो मछली पकड़ने की छड़ी के चित्र बनाने के कार्य में लगे हुए थे, जैसे कि वे फ्रांसीसी हो, उनकी तरफ कोई ध्यान ना दिया। छत पर कबूतर बहुत धीरे से गुटरू गु कर रहे थे और मैं ये अपने मन में सोचा, क्या वे उन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बुलाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हेमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए कभी एक वस्तु को तो कभी दूसरे वस्तु को घूरते हुए देखा। आर्य बच्चा कहता है कि जब भी मैं एम हेमेल को देखा तो हेमेल कुर्सी पर शांत बैठे नहीं थे, कभी इस वस्तु को छू रहे थे, कभी इस वस्तु को देख रहे थे। Then at another, as if he wanted to fix in his mind just now everything looked in that little school room. उस छोटे से कमरे में उसका दिमाग शांत नहीं था, विभिन्न वस्तुओं पर उनका दिमाग जा रहा था, ध्यान जा रहा था। Fancy for 40 years he had been there in the same place. कहता है फैंसी में 40 वर्षों से लगातार इसी जगह पर रहा हूँ। विद हिज गाइडेन, इसी गाइडेन के साथ, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, द वेलनेट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टेलर एंड द हॉप वाइन दैट he had planted himself twined about the windows to the rope. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks for they must leave the country next day. अब वह अपने आकर्षक 40 वर्षों से उसी स्थल पर रहा था जिसकी खिड़की के बाद उसका बगीचा था। उसके सामने उसकी कक्षा बिल्कुल वैसे की वैसे, केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट के बीच अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। वह बेल जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, खिड़की से लेकर छत तक स्वयं घूमकर चढ़ गई थी। यह सब छोड़कर ऊपर कमरे में संदूक को तैयार करते हुए अपनी बहन की आवाज सुनकर उसका हृदय यवेसी कुछ प्रकार टूट गया होगा, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को अवश्य छोड़ना था। बट लेकिन ही हैड टू कर्स टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन परंतु वह प्रत्येक पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस रखता। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्टोरी, लेखन के बाद हमें इतिहास का एक पाठ पढ़ना था। एंड देन द बेबी चेंजेड देयर बा बी बे बो बू। तब छोटे बच्चों ने अपना बा बे बो गीत गाया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, वर्ल्ड हाउसर हैड पुट वन हिज spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. वहां कमरे के पीछे वृद्ध ऑफिसर ने अपना चश्मा पहन लिया और दोनों हाथों में वर्णबोध की पुस्तक पकड़े हुए उनके साथ शब्दों का उच्चारण किया। You could see that he too was crying, his voice trembled with impotention, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How will I remember it, that last lesson? आप देख सकते थे कि वह तेज बोल रहा था, उसकी आवाज भावना से कांप रही थी और उसको सुनना इतना मजाकिया था कि सब हंसना और चिल्लाना चाहते थे।
मैं कितनी अच्छी तरह से इस अंतिम पार्ट को याद कर सकता हूँ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगल्स, फिर एजलिस की घड़ी ने 8 द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द पेरिशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। उस पल प्रशस्तियों की जो अभ्यास से वापस आ रहे थे तुरही की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल भयभीत होकर अपनी कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। वेरी प्ले इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक टू स्टेल, मैंने उसे इतनी ऊंचाई से देखते कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्र, सेड ही, उन्होंने कहा। आई बट समथिंग चॉकेड हिम, ही कुड नॉट गो वन, परंतु किसी वस्तु ने मानो उसका गला रूट दिया हो। उसने कहा आई और आगे कुछ बोल ही नहीं सका। लगता है उसका कुछ वाणी ही बंद हो गया हो, वो आगे नहीं बोल सका। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and being on with all his might, he wrote as large as he could. तब वह साइंपट की ओर मुड़ा, चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति को एकत्र करके वह जितना बड़ा लिख सकता था उसे लिखा। क्या लिखा देखिए, विविला फ्रेंड्स, वायुला ला फ्रेंड्स, फ्रांस अमर रहे, वायुला ला फ्रेंड्स, फ्रांस अमर रहे। Then he stooped and leaned his against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. तब वह रुका और दीवार के सहारे इस तरह अपना सिर झुकाया और बिना कुछ बोले उसने अपने हाथ से हमारी तरफ संकेत किया। स्कूल समाप्त किया जाता है, तुम जा सकते हो। इस प्रकार हमारी कहानी खत्म होती है। देखिए बच्चों, मुख्य रूप से इस बात करें तो इसका देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स, इसमें 2 मुख्य पात्र हैं, एचएमएल एंड लिटिल बॉय। लिटिल बॉय पहले अपनी भाषा को सीखना नहीं चाहता था, स्कूल जाना नहीं चाहता था। कुछ दिन के बाद किरी ने दूसरे देश इस पर कब्जा करता है और कहता है यहाँ से फ्रेंच भाषा को हटा देना है और जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी। इसके बाद एचएमएल जो एक शिक्षक स्कूल के शिक्षक थे उन्हें वहां से तबादला कर दिया जाता है। उसी दिन शिक्षक जितना हो सके बच्चों को ज्ञान देता है, उसे बताता है और अंत शब्द में वह कुछ कह नहीं सकता, आई का के चुपचाप हो जाता है और बिना कुछ कहे ब्लैक बोर्ड पर अपने शब्दों को लिखता है। क्या लिखता है अभी बता चुके थे, लिखता है वायु ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, वायु ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और दीवार के सहारे अपने हाथों को दीवार के सहारे माथा टेक कर वह चुपचाप हो जाता है। फिर बच्चों को इशारा करता है कि आपका स्कूल समाप्त होता है। यही कहानी खत्म होती है। अब फिर चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। अगले पार्ट में हम आपको सिर्फ इसका शॉर्ट स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद,